जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 7वीं के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसमें आपको हिंदी का संपूर्ण हल बताया जाएगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें पाठ 1 से लेकर तो 10 तक मैंने आपको सभी पाठों के उत्तर बताए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर तो पाठ आपका 24 बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल, यहाँ तक आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। ठीक है, तो पाठ 1 से लेकर तो हम पाठ आपका 24 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर इस एक ही वीडियो में देखेंगे। आपको किसी भी पाठ के हल देखने हो, सही सही उत्तर आपको करने हो, आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आगे पीछे कर लीजिएगा क्योंकि इस पाठ में आपको मतलब ये जो वीडियो है इसमें आपको सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए आपकी पीडीएफ क्रिएट की है। टोटल ये जो पीडीएफ है 144 पेज की है। कितने की? 144 की। और इसमें आपके सभी पाठों के उत्तर हैं। मैंने बड़ी मेहनत से आपके सभी आंसर निकाले हैं, क्वेश्चन निकाले हैं और फोटो खींचकर ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। इसमें आपको प्रश्न भी मिलेगा, साथ में उत्तर भी मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न लिखा है, ये आपका उत्तर है। और मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ 1 की, इसके बाद हम चलेंगे तो आपका इधर मूल्यांकन 1 आ जाता है। और हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा इधर आपका पाठ 3 मेरी वसीयत आ जाता है। और हम निकालते चलेंगे तो टोटल 140 पेज है, ये आपका पार्ट 5 आ जाता है। मतलब आपका पार्ट 24 तक। देखिए सबसे नीचे वाला पेज में आपको दिखाऊं स्क्रॉल कर। ओके, ये देखिए 115 पेज नंबर पर आपका 22 पार्ट आ जाता है। और नीचे हम चलेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा क्या? पार्ट 24 बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल। ठीक है, तो ये टोटल 24 पे मतलब कितने पेजेस की पीडीएफ है? 140 पेजेस की। अगर आपको ये चाहिए, आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि कैसे डाउनलोड करना है वह भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो बच्चों, पार्ट 1 से आपका हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कैसे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक है, पर इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। अगर कोई भी पार्ट मिस करोगे तो फिर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, पार्ट 1 मेरी भावना से आपको उत्तर बताए जाएंगे। ये आपके पहले प्रश्न के लिए उत्तर रहेगा। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करना चाहिए? उत्तर आप नीचे से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन, मेरी भावना कविता के भावार्थ की कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो इसका उत्तर भी आप नीचे से देख सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ी सी हम जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि डिटेल में मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी तो उसमें पार्ट 1 से लेकर 10 तक उत्तर बताए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वह यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर वह वीडियो जाकर देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब है आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए ऊपर प्रश्न है, नीचे उत्तर है, लिख लीजिएगा। फिर जो आपका 5वां प्रश्न है इसका उत्तर आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6। ओके, तो आप यहाँ से करते चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल में आपको सभी चीज़ें बताई जाएं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है, मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। फिर आपका मूल्यांकन 1 आ जाता है। ठीक है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? उत्तर में लिख लीजिएगा, मेरी भावना कविता में कवि संसार की मोह माया से दूर होना चाहता है। यह आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर आप क्या करोगे, नीचे से आपको देखना है और आपको नोट कर लेना है। बच्चों, बड़ी मेहनत से आपके लिए बहुत टाइम लगा इस पीडीएफ को बनाने में। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 से का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है जिससे आप अच्छे से देखकर लिख सको। ठीक है, यह उत्तर लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक 10 में। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र किनारे बैठा करता था। यहाँ से लेकर तो आप ये यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी और इसके बाद में ये आपको लिखना है,
को नहीं बता सकती तुम से लेकर तो यहाँ तक कदर नहीं रहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका पार्ट 3 मेरी वसीयत आ जाता है। इसके उत्तर भी आप देख सकते हैं। मेरी वसीयत पाठ में नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? इसका उत्तर आप देख लीजिए, ये लिखा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। फिर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल जाएगा। नेहरू जी के मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा क्यों नहीं करना चाहती थी, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की? इसका उत्तर लिखा है, नीचे देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 6, अपने ज़िले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, ये 3 वाक्य लिखे हैं। यह आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाता है। नेहरू जी ये पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों करते थे? इसका उत्तर भी आप यहाँ से देख कर लिख लेंगे। एंड इसके बाद आपका मूल्यांकन सेकंड आ जाता है। भी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। विराग और विशाल आप बना लेंगे। फिर आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, नेहरू जी गंगा नदी से लगाव था पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां हमें लिखनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लिख लीजिएगा। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। फिर सेकंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। अब पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव आपका आ जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए हैं। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? उत्तर लिख लीजिएगा। फिर आपका पाठ 2 है। एंड इसके बाद सोहम खेलता है और मुनिया पढ़ती है, वाक्य में क्रिया शब्दों को छाट कर लिखना है, तो ये आप उत्तर लिख लीजिएगा। फिर आपको लिखना है ये चौथे प्रश्न के लिए उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है। ओके, तो ये प्रश्न भी आप यहाँ से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। तो ये लिखे हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, वन विहार, जीवाश्म। अभी आपका मूल्यांकन 3, क्वेश्चन नंबर 8वां आपको दिया है। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन लिख लीजिएगा। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 3 विशेषताएं यहाँ पर लिखी है, देख कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? तो लघु भारत क्यों कहते हैं, इसके लिए उत्तर आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में भिन्न धर्म, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे सद्भाव से निवास करते हैं, यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद पाठ 6, राखी का मूल्य आपका आ जाता है। हिंदू बेग कौन था? तो हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। रानी करमती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? ये उत्तर लिख लीजिएगा। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते हैं, बाकी में रेखांकित मुहावरे का अर्थ आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर लिख लीजिएगा। रानी करमती को पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होती तो क्या करती? फिर पाठ 6 का उत्तर आप लिख लीजिएगा। पाठ 6 नहीं, मतलब प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। ओके, तो ये हैं पंक्तियाँ राखी के महत्व। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट आपको लिखना है, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट और 7वां पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बाद मूल्यांकन 4 आपका आ जाता है। जहाँ पनाह ऐसी मग्न है महारानी करमती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? वाक्य में जहाँ पनाह कौन है? इस वाक्य में जहाँ पनाह हुमायूं है। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे राखियाँ स्वीकार करेंगे, इस पंक्ति से राशि का क्या आशय है? ये उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, राखी के अलावा आप किस अन्य त्योहारों के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो राखी के अलावा आपको लिखनी है, दीपावली पर लिख दीजिएगा। ये लिखी है पंक्तियाँ, यहाँ से देख कर लीजिएगा। और बच्चों, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। आपके पेपर वगैरह सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पर अपलोड की जानी है,
सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको वह चीज़ें नहीं मिलेंगी। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है SUBSCRIBE, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको टच करना है। ठीक है। पार्ट 7 नीति के दोहे आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय आपको प्रश्न दिया है, हीरा कभी यह नहीं मानता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। ये आप उत्तर लिख लीजिएगा, नीचे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी लिख लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद आपका आ जाता तीसरा प्रश्न, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। ठीक है, इसके लिए उत्तर लिखा है, नीचे देखकर लिख लीजिएगा। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी लिखा है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये पंक्तियों को भाव नीचे लिखा, उत्तर देखकर लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के नीचे उनके उत्तर लिखे हैं। यहाँ से प्रश्न देखते चलिए, यहाँ से आपको उत्तर मिलेगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, तो ये रहेगा आपका उत्तर। यहाँ से आपको आंसर लिखना है। ओके, ये उत्तर कर लीजिएगा। अब है आपका मूल्यांकन 5, यदि बबुल का पेड़ लगाते हैं तो आम कैसी खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहों में उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। ठीक है, ये रहेगी आपकी पंक्ति। घाघ और भट्टरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है, ये आपको लिख लेना है यहाँ से। जब कलसी का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले, तब भरपूर वर्षा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति दोहों में कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए, तो ये रहेगा आपका उत्तर। यहाँ से आप उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, और दोहा लिखा है, अर्थ लिखा है, कवि का नाम नीचे लिखा है। अब आपका पाठ 8, अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग आ जाते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है। नीचे उत्तर लिखा है, डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ही उनकी सफलता के सोपान हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखा है, डॉक्टर कलाम की गुरुजी की डांट फटकार को क्या समझा। इसके नीचे तीसरे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न, ये आपका उत्तर, ये प्रश्न, ये उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह जीवन में उतारा। तो अपना समय व्यर्थ न जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कर लीजिएगा यहाँ से। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। उत्तर लिखा है यहाँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ जाता है, डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। यहाँ से आप उत्तर कर लेंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन 6 देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है, वैज्ञानिक यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। यह उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ से। परिपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए 4 शब्द बनाना ही, परिवार, पर्यावरण, ये सभी लिखे हैं, यहाँ से कर लीजिएगा। पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए, अपने शब्दों में लिखना है, तो यहाँ से कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर है। पाठ 10, सुभाष चंद्र बोस आपका जाता है। इस पाठ में कौन कौन किस किस को पत्र लिख रहा है, यह आपका उत्तर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सभी सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर लिख लीजिएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था। उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों का पीड़ा, लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर है, ये आपका उत्तर रहेगा। नीचे जस्ट लिखा है। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है जो एक पेशेवर भाषा में लिखा गया हो, जो औपचारिक उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के साथ हो, जबकि अनौपचारिक पत्र वो पत्र हों जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है जिसके साथ हमारा इनफॉर्मल रिलेशन होता है। मूल्यांकन 7 आपका दिया है, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है। पाठ में एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांट कर लिखने हैं।
शारीरिक और मानसिक लिख लीजिएगा। पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की चारित्रिक विशेषताएं हमें बतानी है। उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला में गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताता तो थोड़े से आपको समझ नहीं आता, इसके लिए मैंने जस्ट नीचे लिख रखा है। ये रहेगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। मकान नंबर 203 रामनगर बठिंडा, दिनांक प्रिय मित्र रूप सिंह, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगे। आज मैं हमारे स्कूल में मनाए गणतंत्र दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे स्कूल में 26 जनवरी का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ से तो आप ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपको लिखना है उसी में, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद पाठ 11 वात्सल्य की पद आपके आ जाते हैं। गोपिका की मन में क्या इच्छा थी। ओके, तो ये उत्तर लिख लीजिएगा। नीचे लिखा है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिल्लाती थी। बलराम कहते थे कि तू मोल का लिया हुआ है। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी भक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। मैं श्री कृष्ण का सच्चा स्वामी भक्त हूँ। ये आपका उत्तर है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ जाते हैं। वात्सल्य की पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक शब्दों के में बदलिए। माखन युवती पूत तारी भोन, मक्खन युवती पुत्र ताली भों युग। ये आपके हो जाएंगे। वात्सल्य की पद पाठ में जो पद आपको सबसे अच्छा लगा हो उसकी एक विशेषता बताते हुए पद लिखिए। तो ये लिख लीजिएगा, मुझे तेल लगाई लगाई की अंजन बोह बनाई, और यहाँ तक कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, रसों के नाम स्थायी भाव लिखना है। तो रस उनके स्थायी भाव देख सकते हैं। श्रृंगार, रति, करुण, शोक, हास्य, वीर, उत्सव, भयानक, भय, रौद्र, क्रोध, अद्भुत, आश्चर्य, शांत, निर्भीत। ओके, इसके बाद मूल्यांकन 8 आपका है। वात्सल्य की पद पाठ में किन पंक्ति से कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। ठीक है, तो ये पंक्ति आप लिख लीजिएगा। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, गालिनी मन की जानी। गौरे नंद यशोदा गोर, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत गवाल, सब सीखे देत बलबीर। ये इस प्रकार से आपको पंक्तियां दी हैं, लिख लीजिएगा यहाँ से देखकर। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम आपका अगला प्रश्न। वात्सल्य की पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं। तो ये आपको लिखना है, ये आपकी पंक्तियां रहेंगी। पाठ 12 नींव का पत्थर। पहला आपका आ जाता है, एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति को रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। आधार स्वरूप, लक्ष्मी आई की सहेलियों के नाम क्या थे। जूही और मंदर। जूही के चरित्र की बड़ी विशेषताएं क्या हैं। हंसना जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सूर्य का तेज अनंत, सूर्य का विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ आप अपने वाक्यों में लिखना है। रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं आपको बतानी है। ये 4 विशेषताएं लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हम स्वराज लेकर ही रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। ये लिख लीजिएगा, उत्तर रहेगा। इसके बाद मूल्यांकन 9, फिरंगी को बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का स्वघोष क्या था। हर हर महादेव। ओके, ये आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों की समास शीघ्र करने के समास नाम लिखिए। देशभक्ति का देश का भक्त होगा, रणभूमि का रण की भूमि, और पेड़ पौधे का पेड़ और पौधे, वीर वाला आपको दिया है। ठीक है, तो ये सभी कर लीजिएगा। लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखना है। तात्या टोपे के बारे में लिख दीजिएगा। श्री रघुनाथ राव वल्लभ पेशवा। ठीक है, ये सभी आपका लिखा है, लिख लीजिएगा यहाँ से। पाठ 14, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ये आपका आ जाता है। सबसे पहले अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो आपको लिखना है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। दृढ़ निश्चय देखकर चली जाती हैं। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता में के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है।
तो ये कर लीजिएगा। फिर आपका तीसरा है, पथ की कांटे बाधाओं के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, जब चलने का व्रत लिया है ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है। ये नीचे उत्तर लिखा है, देख लीजिएगा। कभी निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है, तो ये आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद आपका कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियाँ की रचना कीजिए। तो ये उत्तर लिख लीजिएगा। ओके, तो 2 वाक्य ऊपर लिखे हैं और 2 वाक्य नीचे लिखे हैं, यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। इसके बाद जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये हैं आपकी पंक्तियाँ, यहाँ से लिख लीजिएगा। अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। अनुशासन का ना होना और गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। तीसरा चौथा पॉइंट भी यहाँ से कर लेंगे, 5सा 6ठा पॉइंट भी यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद मूल्यांकन 10 आपका आ जाता है। दृढ़ निश्चय लख में स्वयं चली जाती पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखना है। तो यह आपका अर्थ रहेगा। लघुत्तरीय आपका प्रश्न आ जाता है, इसके उत्तर आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। इसके बाद कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपका उत्तर लिखा है। इसके बाद पाठ 15 छोटा जादूगर आपका आ जाता है। लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। इस वाक्य में लाल विशेषण है। लेखक को छोटे जादूगर से इससे कब हुई, उसके 1 रुपये पाने पर। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है, पाठ के आधार पर बताइए। जयशंकर प्रसाद लिख लीजिएगा। लघुत्तरीय आपके प्रश्न आ जाते हैं। छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे। छोटे जादूगर की भांति यदि मुझे 100 रुपये मिलते हैं तो मैं उन पैसों को अपनी पढ़ाई में सामान खरीदता। ठीक है, ये 5 ही प्रश्न का उत्तर। छोटी जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी प्रश्न और उत्तर आप यहाँ से देखकर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, छोटा जादूगर की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताना है। मूल्यांकन 11 आपका आ जाता है। इसमें भी आपको प्रश्न दिए हैं। गया करके चला नमस्कार, वह वाक्य को सही क्रम में लिखो। तो वह नमस्कार करके चला गया। अब है आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ का पथ्य दूंगा। इन पंक्तियों का भाव आपको लिखना है, यहाँ से देख लीजिएगा। आप अपने दुख हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये लिख लीजिएगा यहाँ से। पाठ 18 लोकमाता अहिल्याबाई आपका आता है। रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं क्यों बनवाई थी, यात्रियों की सुविधा हेतु। अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखना है। छक्के छूटना हार मानना लिख लीजिएगा। इसके बाद जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत किया, साहस उदारता परोपकार का। पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखनी है, यहाँ से विशेषताएं देख कर लिख लीजिएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। पेशवा राघवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया, यह उत्तर है आपका। लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह हल की, यह उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ से। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। महारानी अहिल्या के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख करना है। रानी लक्ष्मीबाई ने अनेकों तीर्थ स्थानों में यात्रियों की सुविधाओं हेतु अनेकों धर्मशालाएं, मंदिर तथा कलश स्थापित किए। उनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन 12। रानी अहिल्याबाई ने सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ लिखना है, तो बहुत बहुत लिख लीजिएगा। राघोबा स्वयं के जाल में उलझ गया, इसके लिए उत्तर यहाँ पर लिखा है। रानी के द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब को देखकर राघोबा स्वयं के जाल में उलझ गया। फिर आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। लोकमाता अहिल्याबाई की भांति भारत देश की और वीरांगनाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। उनमें से किसी एक वीरांगना के बारे में लिखना है, यह लिख लीजिएगा। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। और भी कुछ पंक्तियाँ दी हैं। इसके बाद पाठ 20, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यह आ जाता है। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है। सबसे पहले, चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई, आधुनिक शिक्षा के लिए। डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी, प्रसिद्धि लिख लीजिएगा।
ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को सर की उपाधि क्यों सम्मानित किया? रमन प्रभाव की खोज के कारण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? ये लिखा आपका उत्तर, यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई तालिका को निर्देशानुसार पूर्ण कीजिए। पुरस्कार का नाम, सन, प्रदान करने वाली संस्था। तो ये सभी लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। रमन प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया? उत्तर लिखोगे, डॉक्टर रमन को सागर के नीले रंग को देखकर रमन प्रभाव की खोज का विचार आया। प्राचीन समय में कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है? अपनी समझ के आधार पर बताना है। प्राचीन समय में कृषि कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पशु का सहारा लिया जाता था, जबकि आज के कृषि कार्यों में अनेक प्रकार की मशीनें आ गई हैं। और भी है तो यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। अति लघुत्तरी आपका प्रश्न आ जाता है। रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो उद्देश्य आपका लिखा है, विधेय आपका लिखा है। कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लिख लीजिएगा। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका दीर्घोत्तरीय आपका प्रश्न है, यहाँ से कर लीजिएगा। किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? ये आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका पाठ 21 आपका ऐसा आता है। माँ कह एक कहानी, ठीक है। तात कहाँ भ्रमण करती थी? तो उपवन में करते थे। वर्ण वर्ण की फूल खिले थे, झलमर हम बिंदु छिले थे। पंक्ति में योजक चिन्ह वाले शब्दों के लिखिए। वर्ण वर्ण हिम बिंदु। पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है? पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा? उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा। हुआ विवाद सदे निर्णय में, उभे आगरी थे शो विषय में। गई बात तब न्यायालय में, उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो ये लिख लीजिएगा, भावार्थ लिखा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा उत्तर आप लिख लीजिएगा, ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। ये वही पंक्तियाँ आपकी हैं, उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये आपका दिया है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो ये है आपका, यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है। कविता के भाव की कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। तो देख लीजिए और लिख लीजिए। पुत्र अपनी माँ यशोदा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ, ठीक है। इस प्रकार से है। चलिए इसके बाद मूल्यांकन 14 आपका आ जाता है। अति लघुत्तरीय आपको प्रश्न दिया है। इतने में आंख टेक आया, पंक्ति में आंख टेक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आंख टेक जो शब्द है इसका अर्थ होगा शिकारी। आपका यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं? यदि मेरा किसी बात से झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का कार्य करता हूँ। अब है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप अपने आसपास से किसी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये अपने शब्दों में पशु पक्षी के बारे में यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। पार्ट वाइज महाराजा श्री अग्रसेन आ जाता है। इसमें भी आपको प्रश्न दिए हैं। जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया? अग्रसेन ने पशु बलि पर रोक लगा दी। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे? महाराजा श्री अग्रसेन। लकीर के फकीर होने का मुहावरे का अर्थ? पुरानी बातों पर चलना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। भारत में अवतारों की क्रीड़ा स्थली क्यों कहा जाता है? तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद है महाराजा अग्रसेन के जीवन में लक्ष्मी जी की तपस्या से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? उत्तर में आप यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो पार्ट 16 उन गुणों को छाट कर लिखे जिससे किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक है। उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखना है, 8 से 10 वाक्यों में। उत्तर में यहाँ से कर लीजिएगा। मूल्यांकन 15 अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ? 18 यज्ञों के आचार्यों के नाम पर। महाराज अग्रसेन की स्मृति जो जीवित रखने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो ये प्रयास आपको लिख लेने हैं यहाँ से। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखोगे। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रणेता, गणतंत्र के संस्थापक, अहिंसा के पुजारी व शांति के दूत थे। सचमुच में उनका युग रामराज्य की एक सरकार संरचना था, ठीक है। यहाँ से लेकर तो पूरा कर लीजिएगा। पाठ 23 कर्तव्य पालन आपका आ जाता है।
गुरुजी द्वारा छात्रों की सुनाई कहानी में उनमें निहित 2 सैनिक मूल्य कौन कौन से थे? सत्यवादी और पितृभक्त। सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठों में छांट कर लिखिए। धर्म अधर्म माता पिता। वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है। ऐसे किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखना है। दूसरों की मदद करना परोपकार, समाज सेवा एक परोपकार है। अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मनः स्थिति क्या होगी? तो ये लिख लीजिएगा, करुणा से भर जाएगा। पूरी लाइन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कर्मेण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल प्राप्त करने की कभी नहीं। इसलिए मोहमाया को त्याग कर तू केवल अपने कर्म को कर, फल की इच्छा त्याग दे। श्रीमद् भगवद गीता का जन्म कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत का जन्म धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि के प्रसंग से हुआ। आपके अपने विद्यालय के प्रति कर्तव्य 8 से 10 पंक्तियों में लिखने हैं। अपने गुरुओं शिक्षकों को अथवा शिक्षिकाओं के प्रति विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वह सभी का आदर करे तथा वे जो भी पाठ पढ़ाते हैं उसे ध्यानपूर्वक सुने, आत्मसात करे। वे जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं उसे तुरंत ही पूर्ण करने की चेष्टा करें। मूल्यांकन 16 आपका ही। अति लघु प्रश्न दिए हैं। गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था? बच्चों को विस्तृत रूप से समझाने के लिए। युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई? लिखिए। ये उत्तर लिख लीजिएगा। कर्तव्य पालन का महत्व बताती हुई किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। ये लिख लीजिएगा। कर्तव्य पालन करना तो व्यक्ति बचपन से ही सीख आता है और जो व्यक्ति नहीं सीख पाता वह सतत कर्तव्यों से पीछे हटता रहता है। पूरा उत्तर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद पाठ 24 बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल आ जाता है। वीर छत्रसाल को किसने प्रेरित किया? छत्रपति शिवाजी ने। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल सो लड़न की रही न काहू होश। उक्त पंक्तियों में छत्रसाल विषय में क्या बता रहे हैं? अपने राज्य की सीमा। ठीक है। स्वाधीन और इच्छानुसार शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्व प्लस अधीन, इच्छा प्लस अनुसार। महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया? क्योंकि महाराजा छत्रसाल के घोड़े ने संकट के समय उनकी मदद की। छत्रसाल की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये चारित्रिक विशेषताएं हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य की 1/3 भाग भेंट में क्यों दे दिया था? ये उत्तर लिख लीजिएगा। जब छत्रसाल को एक वंशज ने घेर लिया तब पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की मदद की, इसलिए छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 भाग भेंट कर दिया। महाराजा छत्रसाल की शासन व्यवस्था का वर्णन पाठ के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। तो ये रहेगा आपका उत्तर। इसके बाद मूल्यांकन 17 आपका आ जाता है। वीर छत्रसाल की जन्मभूमि कहाँ है? वीर छत्रसाल की जन्मभूमि टीकमगढ़ जिले में मौर पहाड़ी नामक स्थान पर है। बच्चों, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट PDF वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं। तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करोगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका उत्तर है, यहाँ से लिख लीजिएगा। छत्रसाल ने किस राज्य की स्थापना में उनकी समृद्धि के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? अपने शब्दों में लिखना है। तो ये आपका उत्तर रहेगा, अपने शब्दों में यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, तो आपको पाठ 1 से लेकर 24 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। साथ साथ में PDF कैसे डाउनलोड करना है वह भी मैंने आपको बताया है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने इसी प्रकार की वीडियो बना रखी है। देखना चाहते हैं उन वीडियोस का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस भी लिंक पर क्लिक करोगे वह वीडियो आपके सामने खुल जाएगा। ओके, तो वह वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं।